तो हमें पाकिस्तान को हीरो बनाने की ज़रूरत है। सक्सेस इज़ नेवर ओन्ड। ये रेंट है जो आपको रोज़ाना पे करना है। मैं ये कहता हूँ लोगों को भी, देखें ज़िंदगी तो आसान नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी। आपने ज़िंदगी को डील करने का आपको तरीका आना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपका लीडरशिप स्टाइल फिट फॉर ऑल है, तो ऐसा नहीं है। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Unboxing Success. My name is Rahil Bhatt. और मेरा नाम यासिर जलमानी। I'm Faria Sayed. Myself, Kamran Zulfikar. I have been in the field of brand advertising and marketing for the period of over 12 years now, and I'm marketer at heart. तो मैं जो चीज़ सोचता हूँ करता हूँ वो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से करता हूँ, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कुछ और काम करना हो, एंड I've been loving it. So this is Kamran Zulfikar for you. अच्छा, off the record या on the record, what brand do you think is just doing, it's just killing it? That's मतलब पाकिस्तान में कौन सा ऐसा एक brand है that has really built itself up? ग्लोबली या पाकिस्तान के हिसाब से? आप बताएं। मतलब मैं तो पाकिस्तान का पूछ रही थी, but you मैं don't ग्लोबली बताऊंगा तो मैंने आपको जैसे भी व्हाट्सएप की दी थी, मैं दुबई को एज अ ब्रांड लेता हूँ। Okay. दुबई को मैं एज अ ब्रांड लेता हूँ। दुबई ने जैसे अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है ना, अगर आप 20 साल पहले दुबई चले जाएं और अभी देखें, देखें डेवलपमेंट तो है। दुबई एज अ ब्रांड है, उसने आपको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड किया है, और इनके अभी दुबई ने अपने आप को शो कर दिया है कि वो 20 साल में क्या कर सकते हैं। और उनके जो प्लान्स हैं 2040 के, अगर आप वो जाके पढ़ेंगे तो वो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन या मोबिलिटी ऐड कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वो भी अचीव करेंगे। तो मैं दुबई को एज अ ब्रांड लेता हूँ कि दुबई ओवरऑल यूएई में भी काफी चेंजेस, अबू धाबी जिस तरह कितना डेवलप हो गया, अब रियाद जो है नियम आप देख लें, नेक्स्ट एक वो दुबई बनने जा रहा है, बल्कि उससे भी आगे की चीज बनेगा। और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं। If Pakistan had to take itself as a brand, हम अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं, टप्पा लगा रहे हैं, what do you think the first 2-3 steps would have to be? मतलब गवर्नमेंट को करने चाहिए या किसी एजेंसी को मिलाए ब्रांड के, अच्छा आप पाकिस्तान को ब्रांड करें? पाकिस्तान को तो शदीद ज़रूरत है ओवरऑल पॉलिसी रिफॉर्म्स की, वो हर सेक्टर के अंदर, क्योंकि अगर पॉलिसी रिफॉर्म होती है तो फिर वो आपका इमेज बिल्डिंग भी वहीं से ड्राइव होती है। अब चाहे वो आप टूरिज़्म का एस्पेक्ट पकड़ लें, आपने ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, लोगों ने अलग अलग शॉट्स डाले हुए होते हैं जिसके नीचे लिखा होता है दिस इज़ नॉट स्वीडन, दिस इज़ नॉट स्विट्ज़रलैंड, दिस इज़ पाकिस्तान, विच शोज़ द समझें आप पाकिस्तान पोटेंशियल समझ आता है कि कितनी खूबसूरत जगह है, मगर हम उसको उस तरह से दिखाते ही नहीं हैं, हम उस तरह से प्रोजेक्ट ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की हम मिस आउट कर रहे होते हैं। आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, गवादर की तरफ, तो ये तो एक वैसे है, हम अपने आप अगर नेबरिंग कंट्री की लेंगे, मैं बार बार नेबरिंग कंट्री का हवाला यूँ देता हूँ कि वहाँ एक फ़िल्म आई थी भाग मिल्खा भाग। अब वो अगर आप ओवरऑल स्टोरी में जाके देखें ना, तो आप स्टोरी देखेंगे शायद वो एक आध रेस जीता था मिल्खा सिंह। ओवरऑल उस पर जो फिल्म बनी, आप फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये क्या फिल्म बना दी गई है, मतलब ये क्या किस तरह का कंटेंट है, स्क्रिप्ट आपका पूरा, आप बोलेंगे कि यार ये तो वाकई हीरो था। तो हमें पाकिस्तान को हीरो बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी अभी जो है वो बड़ा मिस है। दुबई भी बना इसी तरह। आप अगर प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे तो एप्पल को पहले कोई भी नहीं जानता था। 20 साल पहले स्टीव जॉब्स ने पूरा ही उसको चेंज कर दिया, आपका सोचने का नैरेटिव। अगर आप इनोवेशन की बात करते हैं, किसी भी बंदे से पूछ लूँगा, वो ठक करके एप्पल का नाम ले लेगा फ़ौरन। तो ये है, ऑब्वियसली ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से आपको सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को तो पॉलिसीज़ बड़ी ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को और भी बहुत सारी that's what चीजों I'm की saying जरूरत कि है। मतलब अगर अभी हम तो किसी को पीएम की जरूरत है। टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग की हम बात करें तो कन्वेंशनल एंड जो हम अभी देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ चुका है पिछले 8-10 सालों के अंदर। व्हाट आप आगे की एडवर्टाइजिंग कैसे देख रहे हैं? व्हाट इज द न्यू Future. फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या कैसे देख रहे हैं आप? फ्यूचर है टेक्नोलॉजी, फ्यूचर है एआई, फ्यूचर है आप समझ लें वर्चुअल रियलिटी। तो एडवर्टाइजिंग पूरी शिफ्ट हो गई है। इवन बाहर तो आप अभी भी देखेंगे कि आपको आउटडोर आउट ऑफ होम ही ऐसे नज़र आने लगे हैं जो कि बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। आउटडोर बड़े 3D स्टैटिक होते थे, 3D एग्जैक्टली, और ये अब वो बिल्कुल ही ऐसी उनमें विजुअल अपील क्रिएट कर दी गई है कि आप पूरी स्टोरी उसमें समझ आ जाती है। वेयर एज
हम क्या कहते थे, हम कहते थे यार आउट ऑफ होम का स्पैन तो बस ऐसे कुछ सेकंड्स का होता है, गाड़ी पास हो गई और चला गया, या बंदा गुजर गया तो वो चला गया। वेयर एज वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो चुका है, पूरी पूरी स्टोरी एक आउट ऑफ होम पे चल जाती है। और कंटेंट का गेम खास तौर पे जो शिफ्ट आ रहा है ट्रेडिशनल से, लोग कंटेंट को ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। पहले हम टीवी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, टीवी इज़ स्टिल द ओवरऑल मास मीडियम है आपके लिए अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जो यहाँ पे भी शिफ्ट लाएंगी। अगर आप पहले ही चले जाएं, आपने कभी, मैं व्हाट्सएप की मिसाल देता हूँ, 2012 से अभी तक जब व्हाट्सएप आया था, हम तो मैसेजेस पे ही बात करते थे। व्हाट्सएप ने गेम बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल। मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजिंग भी व्हाट्सएप पे हो रही होती है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं एक्स वाई जेड, मैं स्लैक पर आ जाऊँगा, मैं स्लैक पे आने की कोशिश की, टीम को ले आया, थोड़े अरसे यूज़ किया, उसके बाद यार नहीं, व्हाट्सएप ही सही है, जो ग्रुप बना हुआ है ना। अच्छा, वो शुरू में भी जरा सीरियस नहीं लेते थे व्हाट्सएप को, 2013 14 15 तक भी, लेकिन आफ्टर लाइक 18 20 उसके बाद तो वो अब ऐसा हो गया कि बिजनेस कोई सॉफ्टवेयर ही बन गया एक तरीके से। हम जनरली जब भी बात करते हैं, अभी हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि हम चेंज के बारे में सोचते हैं कि यार क्या चेंज हो सकता है, क्या नया होना है, उसके अंदर इन्वेस्ट करने की हम बात करते हैं, वेदर इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग या और एनी अदर बिजनेस। अभी मैं रिसेंटली जेफ बेजोस का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उसने बड़े मज़े की एक बात की। तो उसने बोला कि भाई चेंज के बजाय आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट व्हाट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, और उस पर अगर हम काम कर लेना। फॉर इंस्टेंस उसने कहा कि भाई कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि यार डिलीवरी लेट कर देना कोई मसला नहीं है, डिलीवरी हमेशा लोग चाहेंगे कि, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लोग चाहेंगे कि भाई अगर आज एक दिन में होती है तो कल 8 घंटे में हो, फिर 2 घंटे में हो, फिर 1 घंटे में, 5 मिनट में हो, फिर इस तरह और सारी चीज़ें। तो ये कि एडवर्टाइजिंग की अप्रोच की जब हम देखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या, व्हाट आर दोज नेक्स्ट थिंग्स दैट एन एडवर्टाइजर शुड थिंक अबाउट के फॉर देयर कस्टमर्स, क्या है वो नेक्स्ट लेवल? एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि डिजिटल इनोवेशन इतनी जल्दी आई है ना, अगर आप वो ऑप्ट नहीं करेंगे अपने प्रोसेसेस में, अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ यूज़र तक पहुंचने का एक तरीका स्टोर्स में नहीं रहा कि आप स्टोर्स में बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट दिखा दी, या टीवी के थ्रू नहीं रहा। एक यूज़र की आप जर्नी मैप करेंगे ना, सुबह से शाम या रात तक की, ओवरऑल पूरा उसका दिन, तो आपको उसके अंदर ऐसे टच पॉइंट्स, ऐसे माइक्रो मोमेंट्स ज़रूर नज़र आ जाएंगे जहां आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, जहां अपनी प्रोजेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं डिजिटल के ज़रिए। क्योंकि एक बंदा सुबह उठा, उसने फ़ोन भी देखना है, उसने मैसेजेस भी देखने हैं, वो उसका एक्सपोजर डिफरेंट चीज़ों में है। तो आप ऐसी डिजिटल इनोवेशंस को अपनी एडवर्टाइजिंग का पार्ट अगर नहीं बनाएंगे, इवॉल्व नहीं होंगे, व्हाट डू यू मीन तो बाय वो एक माइक्रो मोमेंट्स? डिस्टेंस रहेगा। माइक्रो मोमेंट्स माइक्रो मोमेंट्स ये होते हैं कि देखें, मैं 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करूं, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, शाम है या रात में, 4 हिस्सों में कर दूं। वेरेज इन पूरे उसके अंदर, मैं सुबह उठा, मैं जॉग करने गया, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी का रेडियो ऑन किया और मैं जा रहा हूं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी टाइनी मोमेंट्स हैं। हर टाइनी मोमेंट्स में मुझे कुछ और एक्सपोजर रहा मिल है। रहा है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां मुझे, मैं बड़े सोच सकते सटली हैं आप उस इंजेक्ट पे। कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि यार मैं कैसे पार्ट बन सकता हूँ जिस तरीके से इस जर्नी का, इसके पूरे दिन का। हाँ, तो फिर ऐड कैसे इंसर्ट करें हम इसमें? फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा सुबह में जॉगिंग करता है या सुबह उठा हुआ है, तो हम वहाँ उस मोमेंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। पार्क्स होते हैं, फिर हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम रेडियो में जा रहे हैं, हम आउट ऑफ होम है, बंदा Basically ऑफिस में चला गया। experiences एग्जैक्टली, है। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस है। मैं फ्यूल स्टेशन पे रुका फ्यूल डलवाने के लिए, तो इतने वेरियस फ्यूल स्टेशन पे मेरा रुकना, या मैं कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल होऊंगा, वो मैंने नहीं सोचा। पहले क्या होता था, मैं फ्यूल डलवाया, चला गया। वेरियस स्टोर्स ऐसे बन गए जो फ्यूल स्टेशन की ज़बान में भी कहते हैं आप बाहर, वो बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर बेचते हैं कि वो आएँ, आप फैमिली के साथ रिलैक्स हों, खाएं पिएं, एंजॉय करें, फ्यूल भी डलवा लें। मार्केट बहुत वो है। How I've always wondered this, how do you reach the rural market specifically? रूरल मार्केट को टैप करने का तरीका ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो होती है, फिर देन आपके पास मीडियम्स हैं। आप रूरल मार्केट में जाएंगे ना, वैसे ही हमें लगता है कि रूरल मार्केट के अंदर स्मार्टफोन नहीं होंगे, लेकिन अब आप स्टेप आउट होंगी ना, तो आप, मेरे जेब में से सही लेने बात से है। लेके जो गार्ड होगा उसके पास भी यूट्यूब का एक्सेस भी होगा, उसके पास बिल्कुल। स्मार्टफोन भी होगा। नहीं, सेम स्मार्टफोन तो होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जैसे आप बता रहे थे कि नए मतलब प्रोडक्ट्स वो आप लॉन्च कर चैनल, रहे आप हैं। उधर की टीम अलग होती है, क्या होता है, वो कैसे हाँ। फंक्शन करता आप फिर उसके लिए क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे मीडियम सेलेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के, आपने रेडियो स्पॉट्स पिक कर लिए, आपने एक्टिवेशन कर लिया, आपने रोड शोज करवा दिए, वहाँ गए, उनको एजुकेट करवाया,
कि आप क्या ऑफर लाए हुए हैं, तो आप अलग अलग रूरल के अंदर एक्टिवेशंस कर रहे होते हैं ताकि उस टारगेट ऑडियंस को आप हिट कर सकें उस सर्टेन पैकेज के साथ या उस सर्टेन प्रोपोजिशन के साथ जो उनके साथ जेलिन होती है। तो बहुत ये सारा मुझे तरीका याद है होता कि है। मैं किसी से बात कर रहा था तो वो फोकस कर रहे थे कि यार पीटीवी पे चलना है ये ऐड, ऐसी चीज़ बनाओ। मैंने कहा आजकल कौन देखता है पीटीवी? उन्होंने कहा नहीं भाई, जो रूरल है ना, वो उसके पास अभी भी अगर एक मेन चैनल है वो अभी भी खबरें देखना चाहता है उसके ऊपर। अब शायद ऑब्वियसली ये थोड़ा अर्से पहले की बात थी, अब जैसे लाइक जैसे कि इंटरनेट और वो सब आ गया, बट देन अगेन वो एक सर्टन एरियाज हैं जहाँ पे ये अभी भी वो एक चैनल है जो शायद लोग देखते हैं और उसके थ्रू काम करते हैं। सो लाइक वही कि आपको डिफरेंट चैनल्स देखने के कौन सी चीज़ कहाँ हिट करती है। बट लाइक यू सेड कि मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट 5 years तो सिर्फ ये मोबाइल, अब जो इसके बाद नहीं भी है वो भी आ ही जाएगा रूरल में भी, एंड फिर आपका यूट्यूब सब वैलिड है इफ़ यू वांट टू रीच दैट बिल्कुल मार्केट। ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे कुछ चैनल्स देखे जाते हैं। इवन अगर आप जाएंगे ना रूरल में, आप देखेंगे उनके छोटे छोटे औताक बने हुए होते हैं, होटल्स होते हैं जिन पे वो बैठ के सारे बैठ के देख रहे होंगे और वो टीवी लगा होगा। मैं इसको रिलेट करूंगा अपने एक्टिवेशन के डेज से। जब हमारी एक्टिवेशन होती थी फिर हमें रूरल में भी टैप करना होता था सर्टन टोबैको प्रोडक्ट्स को, तो हम वहाँ जाते थे तो वहाँ मेला वगैरह होता है ये एग्जैक्टली चीज। औताक पूरे बने हुए हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, सुनते हैं, बातें एक दूसरे से करते हैं। वो क्या होटल्स करते हैं, हैं स्क्रीन लगा जहाँ लेते हैं और एक एग्जैक्टली पूरा दोपहर में वो बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, वो बैठे हुए चैनल्स देख रहे हैं। तो इस तरह अभी भी वो माहौल वहाँ पे है, कोई वेयर एज चाय भी टेक्नोलॉजी। स्पॉन्सर कर देती है, चाय दे रहे होते हैं उनको। तो मुझे कभी याद है बाहर टिकट भी रख देते हैं छोटा सा कि मूवी दिखा रहे हैं, उसमें कोई पंजाबी मूवी होगी या सिंध में हो रहा है तो सिंधी मूवी चल रही होगी, कोई फिल्म तो चल मुझे रही याद होगी। है हम एक दफ़ा याद है डिस्कस एक साबुन की एक्टिवेशन के बारे में कि एक रूरल एरिया में कौन सी थी वो, बताया था कि वहाँ वो जो अलग अलग, हाँ, एक रिसर्च थी तो वो उसके अंदर वो हो रहा था कि भाई क्या बिकता है क्या नहीं रूरल में। तो वहां पे पता लगा कि एक कोई मेरा ख्याल है, नाम मैं अभी ले नहीं सकता, खैर, तो वहां पर पता लगा कि वो एक ब्रांड है नाम लो ना, जो नाम ही कि तो मजे बहुत का स्ट्रांग है। है। स्ट्रांग है काट वहां देंगे पर। हम, ले लो नाम। और वो मौलवी के नाम से ऐसे कुछ नाम था। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर जाके लोगों की मतलब लड़कियों की शादियां करवाते हैं कम्युनिटी में, और मस्जिद में पंखे वगैरह चंदा मस्जिद बनवाते हैं। तो वो लोग जितना भी जो आबादी थी वहां पर विलेज की, वो उसने टफ टाइम दिया हुआ था उस पूरे बड़े बड़े ब्रांड्स जिले हैं। के अंदर। तो वो पूरा जिला जो था वो वही खरीदता था वहां पर। तो वो ये पता लगा था, एक रिसर्च हुई थी, तो वो ये पूछना तो चाह वो रहा था। इमोशनल तो कनेक्ट ऐसी क्रिएट ऐसी कर दिया चीजें था भी हैं बेसिकली वहां उसने पर। अपनी। एग्जैक्टली तो वो शायद बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड अच्छा कर गए होंगे अपनी टारगेट ऑडियंस को, क्योंकि कुछ भी कह लें ये रूरल एरियाज में रिलीजियस एस्पेक्ट वहां वो ज्यादा है। वो उनके साथ कनेक्ट करता है। अगर आप उनको ये बोल देंगे कि आप ये चीज़ ख़रीदें और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे उम्रे के लिए या एजुकेशन के लिए, या फिर हम आपके लिए पानी का पंप लगवा देंगे जो वहाँ ऑब्वियसली डायर नीड है, तो वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। और फिर वो एक ले रहा होता है तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस बहुत है उधर, एक के बाद अच्छा, दूसरा। एक लीडर्स के बारे में कहते हैं कि एक जनरल परसेप्शन लीडर्स के बारे में ये है कि देर गुड मैनेजर्स, बट मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें लिखा था अच्छा लीडर वो है जो दूसरा लीडर क्रिएट कर सके। कि और लीडर्स अगर आप क्रिएट कर सकें तो ऑटोमेटिकली आप भी ग्रो कर रहे होते हैं। कॉज बहुत सारे लोगों का एक ये परसेप्शन होता है कि यार अगर मैंने सिखा दिया इसको तो ये तो मेरी जगह ले लेगा, या ये ये ज़्यादा आगे ना चला जाए। तो बहुत सारे लोग आर होल्डिंग बैक कि नहीं नहीं, इसको इतना बताओ जितना ये मेरे नीचे रह के काम कर सके। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। हाँ, हाँ तो लीडरशिप की जो क्वालिटीज जैसे आपने बताई कि बहुत सारी चीज़ें, एक ये तो बेसिक चीज़ें आपने कहा कि टाइम पे आना। मुझे याद है इसने मुझे एक दफ़ा बताया कि वी यूज्ड टू वर्क एट द रेडियो स्टेशन, हम काम करते थे, यूज्ड टू हेड प्रोडक्शंस उधर। तो ये कह रहा था कि यार एक चीज़ मैं करता हूँ जो जिसकी वजह से कोई मुझे कभी कुछ बोल नहीं सकता कि मैं टाइम पे आता हूँ। तो मुझे कभी भी किसी की बात होगी ना कि यार ये थोड़ा परफॉर्मेंस इसकी ये है वो है, तो एंड में कोई ये ज़रूर बोलेगा मगर यार आता टाइम पे है। तो वो एक बड़ी एक क्वालिटी है जो कि जिससे वो यहाँ पे बहुत कंट्रोलेबल क्वालिटी है। टाइम पे तो आप आ सकते हो ना, बाकी आप स्किल सेट में आप थोड़े कम हो सकते हो, आप लर्निंग आपकी थोड़ी कम हो सकती है, मगर ये कुछ एक आध चीज़ है जो कि आप कर सकते हो। सो लीडरशिप के बारे में, सो एज वट एवर यू लर्न, आपने क्या ऐसी चीज़ें अप्लाई की या आपने इवॉल्व कैसे किया एज ए लीडर? बिकॉज नाउ यूर हेडिंग, जब आपको उन्होंने एक अथॉरिटी दी तो आपके नीचे इतने सारे लोग हैं। तो व्हाट डिड यू लर्न? क्या पिटफॉल्स थे? कहाँ आपको लगा यार ये मैंने सीखना चाहिए मुझे, या कोई ऐसे मसले आए जिनको आपने हैंडल किया एज ए लीडर? अच्छा, शुरू में जब आपको एक रोल ऐसे दे दिया जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और ऑब्वियसली सांची के अंदर भी मेरी जो ग्रोथ रही वो काफ़ी फिनोमिनल रही।
वो एफर्ट्स के हिसाब से भी होता है, वो आपकी हंगर और ड्राइव भी होती है। जब वो हंगर और ड्राइव किसी और को नज़र आती है कि यार हाँ, तो फिर आप चीज़ें भी उसी तरह से इन प्लेस होने लग जाती हैं। मैंने शुरू में ऑब्वियसली मुझे लगता था कि यार मैं हर काम खुद कर लूँगा और मैं खुद स्टेप इन होता था और मैं खुद ही करने लग जाता था। लेकिन थोड़े अरसे में मुझे रियलाइज़ होने लगा अगर मैं ये खुद काम करने लगूँगा ना, टीम ग्रो करेगी और चीज़ें ऑब्वियसली आप जब बॉल्स जगल करेंगे तो कोई ना कोई बॉल्स गिरेगी भी। तो आपको बहुत फाइन बैलेंस रखना है, आपको डेलीगेट करना है टीम को, उनको एम्पावर करना है। जब वो एम्पावर होंगे तो आप खुद ही ऐसा नहीं है कि वो आपका काम सीख जाएँगे तो आप रिप्लेस हो जाएँगे, नहीं, आप और ऊपर एस्केलेट हो जाएँगे रोल में। आप दूसरी चीज़ों के ऊपर जो कि स्ट्रैटेजिक हैं या बिगर पिक्चर को आप देखने लगेंगे और फिर आप पज़ल के पीसेस सही से जोड़ने लगेंगे व्हिच नीड्स टू बी, आई गेस, हर लेवल पे होना चाहिए। और मैं ये बिलीव करता हूँ अगर मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, चाहे वो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे रिपोर्टिंग लाइन है या जो लोग मेरे ऑब्वियसली जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वन वे और द अदर, दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने एम्पावर करना सीखा, डेलीगेट करने लगा काम को, तो उससे बिल्कुल रिजल्ट जो सबसे है ना बड़ा डिफरेंट चैलेंज होगा। क्या था एज ए लीडर जब आप आए? ऑब्वियसली एक रोल डिफरेंट हुआ जहाँ पहले यू वर बीइंग लेड एंड व्हेन यू स्टार्टेड लीडिंग, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे दैट टुक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड और टू ओवरकम? हर किस्म के लोग ना दुनिया में डिफरेंट किस्म की मेंटालिटी है। तो जब आप लीड करने लगते हैं ना, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका लीडरशिप स्टाइल फिट फॉर ऑल है, तो ऐसा नहीं है। आपको हर किसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको लीड करना होता है। तो ऐसे चैलेंजेस ज़रूर आए कि कोई एक बंदा तो चीज़ समझ जाता था या 2 लोग समझ जाएँगे, एक नहीं समझेगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल उस तरह से नहीं है। तो आपको देन उसके साथ बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। आपको उस टेंजेंट पे आना पड़ता है कि जिस वो वेवलेंथ पे सोच रहा है। गिव अस एन एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ इट हैपेंड एंड हाउ डिड यू डील विद इट? मुझे याद है कि हमारी एक प्रोडक्शन चल रही थी, एक काफ़ी ज़रूरी टीवीसी था। वो जिस ऑब्वियसली मेरे एक कुलीग को असाइन की गई थी, मेरे सबऑर्डिनेट को, ही यूज्ड टू हैबिचुअल लेट होने वाला सीन था। तो वो उधर भी ऐसा ही हुआ कि वो लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो, क्योंकि मुझे पंक्चुअलिटी की आदत थी तो मेरे वहाँ वहाँ मौजूद था। ख़ैर अभी उस सिचुएशन को अगर मैं यूँ डील करता कि तुम आज भी लेट हो गए और ये एक फ़ियास्को क्रिएट हो जाएगा, तो बेहतर मैंने ये समझा कि मैं अभी इस सिचुएशन को, सिंस मैं खुद यहाँ हूँ, जो काम उसको करने थे, मैं स्टेप इन होके वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, और वो चीज़ें स्मूदन कर दूँ। जब फिर मेरी बात होगी तो फिर मैं समझा दूँगा, उससे ये होगा। ये और अगर चीज़ आप समझना मुश्किल होती है काफ़ी लोगों के बिल्कुल, लिए। अगर आप ये और समझाएँ पब्लिक में नहीं, आप अगर समझा अकेले रहे देंगे तो वो शायद बिल्कुल ही असर कर जाएगी। व्हेयरएज़ क्योंकि उस वक़्त अगर मैं समझाता तो मेरे अल्फ़ाज़ों की फ़ॉर्मेशन वो होती कि वो डिफ़रेंट होती। हाउएवर मेरा कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहा और जब एक रूम में वो बात हुई तो वो फ़ॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम था। लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट्स थे कि जब उसने देखा कि यार मेरा बॉस खुद ही ये काम करके स्ट्रीमलाइन कर दी और मुझे कोई बात भी नहीं हुई, तो वो बिल्कुल ही उसके रिज़ल्ट चेंज थे। तो वो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट इम्पोर्टेंट, था कि मैंने बिल्कुल। किसी को समझाया और फिर मैं खुद भी रियलाइज़ करने लगा कि हर सिचुएशन को डील करने का अच्छा, इसका एक और भी एस्पेक्ट होता है जो मैंने भी सीखा। सो यू नो, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क विद माय फादर, स्टिल डू। तो मैं कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कोई काम सही नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मैं उनके पास जाके बोलता, मैंने कहा ये इसको काम ही नहीं आता, ये नहीं वो नहीं, मुझे चाहिए नहीं ये बंदा। तो कहते हैं क्या करोगे? फायर करना है? मैंने कहा मैं उसको फायर कर दूंगा कल जाके बस। तो कहते फिर क्या करोगे? खुद करोगे ये काम? मैंने कहा कहते खुद नहीं करोगे तो कोई और बंदा रखोगे? मैंने कहा हाँ दूसरा। कहीं फिर उसको सिखाओगे, फिर वो सीखेगा, सारा कुछ करेगा। कहते फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट टू हिम रादर देन कि हर चीज़ का जवाब ये नहीं है कि निकाल दो किसी को। इट्स लाइक कि शायद तुम कुछ गलती कर रहे हो, तुम उसको समझा नहीं पा रहे हो, तुम उसको सिखा नहीं पा रहे हो कि जो तुम्हारा स्टाइल है या जो तुम्हारे तुम्हारे तो यू मे बी यूर नॉट लीडिंग हिम द वे यू शुड बी लीडिंग हिम। तो अपन पहले देखो कि तुम क्या, क्योंकि दूसरे बंदा भी अगर यही कर रहा होगा 6 महीने बाद तो उससे भी फ्रस्ट्रेट होकर उसको भी निकाल दोगे। सो मे बी वही बात है कि आप अपने सिस्टम्स को, अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी पॉलिश करना कॉन्स्टेंटली ज़रूरी है। एंड लाइक यू सेड कि हर किसी से डील करना, एक बंदा जो बिल्कुल एक लोअर लेवल के ऊपर है, जो इवन आपका ड्राइवर भी है, अगर उससे आपने कोई काम करवाना है, उसको पता हो कि इनसे डील कैसे करना है, किसके साथ खाना खा के बैठना है, किसके साथ आपने चाय पीनी है, किसके साथ आपने गप्पे लगानी है उसको। तो एक मुझे याद है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड दिस पर्सन वुड, मतलब वो हर किसी से लड़ा था वो तो, और वो इम्पोर्टेंट बंदा था। मैंने कहा यार इससे डील करने का तरीका मुझे आना चाहिए। बहुत गर्मा गर्मी हो गई। तो वही आपकी वजह मैंने अलग ले गया, मैं उससे बात, मैंने कहा यार मसला क्या है तुम्हें?
कि मुझे जो है ना ये ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस ठीक है। फिर वो रात को 3 बजे तक भी काम कर रहा था बंदा, कि उसको बस एक सेटिस्फैक्शन मिल गई, यार मेरी बात सुन ली गई है। और देखो अभी वी अनदर एम्प्लॉय दैट वी हैव, तो वो जब भी आता है तो मेरे टेबल पे ना पुराना एम्प्लॉय मेरा ऐसे फेंकता है मेरे टेबल पे, साइन करो। तो अगर आउट ऑफ सिटी जाता है तो उसके जो खर्चे होते हैं तो मैं पूछे बगैर साइन करके दे देता हूँ। तो मेरे अकाउंट्स वाले और फाइनेंस वाले कभी बैठते हैं, सर आप जो है ना चेक भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा यार देखो, वो उसको मैं रात के 3 बजे भी बोलूंगा ना, वो उठ के जाएगा काम करने के लिए, उससे मैं नहीं पूछना चाहता। उसका हक बनता है कि अगर वो 5 रुपए ज़्यादा भी मैं देना चाहता हूँ उसको, कॉज उसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए ये 10 रुपए भी ज़्यादा मैं दे सकता हूँ उसको। तो पॉइंट ये कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके जो कमांड के अंदर लोग हैं उनके मोटिवेशन क्या है, वो किस तरह से चलते हैं। उनको उनके लिए ये बड़ा कि यार बॉस देख मुझसे पूछता भी नहीं है, साइन करके देता है, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली यू बीन ऑन द कस्टमर एंड ऑफ थिंग्स, एज इन कस्टमर के साथ आप डील करते रहे हैं, कस्टमर्स को की कम्युनिकेशन करते रहे हैं अपनी टीम्स को, जैसे आपने बताया कि टीम्स के साथ, तो कस्टमर डीलिंग में आई थिंक सबसे जो एक मेजर चीज़ है वो है कहीं ना कहीं सेल्स का एलिमेंट है। आपको एक चीज़ बेचनी है, कस्टमर से कनेक्ट भी करना है, कस्टमर को समझाना भी है, और उसको तो इसमें सेल्स का आपके लिहाज से कस्टमर सर्विसिंग में सेल्स का पार्ट जो है वो आप किस तरह देखते हैं उसको, कि सेल्स क्या है इसके अंदर? देखिए, हर हर बिजनेस ना, जहाँ उधर बिजनेस को अपनी इक्विटी जनरेट करनी है, वहाँ सेल्स का एलिमेंट तो ओवरऑल समझे मेन पिलर है जिस पे पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग सेल्स वन वे और द अदर, चाहे वो आपका कोई भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव ना हो, तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। चाहे वो समझें क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग की रिलेशनशिप हो, चाहे वो सैलरीज वाला पार्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग के बजट्स हो, एक्स वाई जेड, तो सेल्स तो बड़ा क्रूशल एलिमेंट है। ये पॉइंट आता है कि जब एडवर्टाइजिंग में आप होते हैं तो आप क्लाइंट्स, कस्टमर्स के लिए, यूज़र्स के लिए ऐसे नेबरिंग कंट्री जैसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्यों नहीं बनाते? तो वो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि ऑब्वियसली बननी चाहिए, कोशिश भी की जाती है बनाएं, मगर ब्रांड बिल्डिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप उसमें से वो आप बिल्कुल करें, मगर सेल्स का एलिमेंट रखें, क्योंकि अगर सेल्स डाइल्यूट होती चली जाएगी तो वो जो ब्रांड बिल्डिंग आप करना चाह रहे हैं, जिस नैरेटिव को आप, सर्टेन नैरेटिव को पुश करना चाह रहे हैं, वो आप पुश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कुशन ही इन टर्म्स ऑफ बजट कम हो जाएगा। बट माई पॉइंट इज कि व्हाट इज मेरा बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज सेल्स टू यू, बिकॉज यू बीन डीलिंग विद द क्लाइंट, तो आपके लिहाज से व्हाट इज सेल्स का, क्या क्या ज़रूरी है टू सेल टू अ क्लाइंट? आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट हर किसी को नहीं बेची जा सकती, हर प्रोडक्ट हर टारगेट ऑडियंस को नहीं बेची जा सकती। हर टारगेट ऑडियंस की साइकोग्राफिक आप कह लें, उनकी बाइंग पावर कह लें, वो डिफरेंट होती है। तो आपको अगर सेल करनी है कोई चीज़, यू नीड टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, योर कंपटीशन और मार्केट का क्या लैंडस्केप है। उसके बाद ही आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मैसेजिंग को शेप अप कर सकते हैं, तभी वो आपके वैल्यूएबल रिजल्ट्स के अंदर ड्राइव होगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। अगर आप फॉर इंस्टेंस, मैं ये ले लूँ कि आईफोन है, वो बेचने की कोशिश कर रहा है किसी और टारगेट ऑडियंस को जो उनकी है ही नहीं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे पूरी रिसर्चेज होती हैं, फाउंडेशन होती है, रैशनल होता है कि कौन सी चीज़ किसको मार्केट की जाएगी। अब कोई अगर चाय की पत्ती किसी को बेचना है, ऑब्वियसली वो तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, मगर उसको भी बेचने का तरीका, क्योंकि चाय में भी काफ़ी वेरिएंट्स आ गए हैं ना, कोई बहुत प्रीमियम है तो कोई वो है, तो सेल्स इज़ वन ऑफ द वाइटल एलिमेंट्स। और सेल्स अगर आपको करनी है, टू बी कंसाइज या टू समराइज योर क्यूरी, तो वो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत ही थॉरोली डीप डाइव जाके अंडरस्टैंड करने बट की। एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर इंसेंट्रिक जो जॉब थी आपकी, उसमें व्हाट इज योर सेल्स की वैल्यूज क्या थी, कि जो आपको लगा जिस वजह से मैं आई वाज सक्सेसफुल इन सेलिंग व्हाटएवर यू वर सेलिंग टू योर क्लाइंट, वो वाला रिलेशनशिप? एडवर्टाइजिंग में जो सेल्स वाला एलिमेंट होता है वो होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। वो ये होता है कि क्लाइंट को आप कंफर्ट दे पाएँ। एडवर्टाइजिंग और क्लाइंट वाले मैं आपको मॉडल में आके बताता हूँ, जहाँ क्लाइंट को ये लगे कि यार ये मेरा गो टू पर्सन है। अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी मेरी क्यूरी या रिक्वायरमेंट होगी, ही इज़ द गाय, ही कैन सॉल्व इट वन वे और द अदर।
फिर आपका क्या होता है, जब आपका क्लाइंट से रिलेशनशिप नर्चर होता है और आप क्लाइंट को ड्राइव कर पाएँ, ड्राइव का मतलब ये है कि अगर आपने क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट दे दी, आप वो कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल काम है। लेकिन आप क्लाइंट को ड्राइव कर रहे हैं, विच इज़ आप वो एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, जो कि क्लाइंट ने आपको नहीं बोले थे, वो आपने खुद सोचे हैं, वो आपने गैप देखा, वो आपने स्पेस देखा, किसी भी उसके अंदर, और वो आपने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी ऐसी समझी, आपने क्लाइंट को पिच किया, क्लाइंट को समझ आई। क्लाइंट को लगा कि हाँ, मैं जो काम देता हूँ वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो काम मैं नहीं देता वो भी मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं। तो इससे अब यू आर मैनेजिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी टीम्स कहाँ-कहाँ पर हैं फॉर एग्जांपल? आई एम करंटली द हेड ऑफ ब्रांड्स फॉर हाँ। वन ग्रुप, और मैं जो अभी टीम को मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज़ अराउंड ओवर 15 पीपल एट द मोमेंट, स्पैनिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, बी इट यूएस, यूके, दुबई, पाकिस्तान में भी। तो मैं काफ़ी बड़े समझें स्कोप की टीम को मैनेज करता हूँ और डिफरेंट टाइम एग्जैक्टली जोन्स के क्या हिसाब कर रहे से। हैं उसके अंदर? ब्रांड का पर्पस ये होता है कि आप पूरे मार्केटिंग के एफर्ट्स को ड्राइव करें, चाहे वो सेल्स रिलेटेड इनिशिएटिव्स हों, चाहे ब्रांड बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हों, तो आपको दोनों को ड्राइव करना पड़ता है। टीम को आपको जब मैनेज करते हैं तो आपको अक्रॉस रीजन जो टीम है, दूसरे मुल्क में बैठी हुई है, दूसरे शहर में बैठी हुई है, जैसे कराची में भी टीम है, इस्लामाबाद में भी टीम है, तो आपको दोनों को मैनेज करना है। तो आप ओवरऑल देख रहे होते हैं ना, आपका स्कोप बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब टीम ज़्यादा होती है तो फिर आपको उस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं सर्टेन लेयर्स पे, और इवन इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एज वेल। तो हाउ डू यू मैनेज पीपल हु आर इन अदर एरियाज? Obviously, I have to work very hard. I have to work off hours as well, ताकि चीज़ों को मैं असाइन करूं। लेकिन मैंने ऑब्वियसली, जैसे मैंने अभी बताया कि डिजिटल ने पूरी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर दी हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गूगल शीट पे रखी हुई होती हैं, ताकि अगर किसी को भी देखना है या चेंजेस करनी है तो वो वहाँ पे नज़र आ रही हो, इन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट। उसको बाइफरकेट किया हुआ है कि ये टास्क इस बंदे के हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, अगर कोई चेंज करेगा तो वो सबको विजिबल होगा, कोई चीज़ किसी को शेयर करनी है तो उसमें शेयर कर दे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमने कोशिश बहुत करते हैं स्लैक यूज़ कर लें, लेकिन व्हाट्सएप ऑलवेज विंस, क्योंकि व्हाट्सएप ने इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। मैं व्हाट्सएप को कम्युनिकेशन मीडियम कम और मार्केटिंग एक एडवर्टाइजिंग टूल मैं उसको ज़्यादा लेने लगा हूँ, क्योंकि बिजनेस टूल हो गया। एग्जैक्टली उसकी टैगलाइन आप देखेंगे, सिंपल, रिलायबल एंड समथिंग प्राइवेट, वो इतनी बेहतरीन आर्टिकुलेट हुई हुई है जो व्हाट्सएप के साथ और जाती अब है। तो I ई am a huge कॉमर्स fan. में भी मतलब एक पार्ट बना हुआ है व्हाट्सएप का, ई कॉमर्स वगैरह में भी बिल्कुल। आप देखें ना, आप जो चीज ऑर्डर करते हैं उस पे व्हाट्सएप की ऑप्शन है उसकी जो कि आप मैसेज। इमीडिएसी है ना, इसकी इमीडिएसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी, ब्लू टेक आ गया, आपको पता है कि इस शख्स ने पढ़ा ही पढ़ा है। दे कैन नॉट से कि ओ माय कंप्यूटर वाज डाउन, माय इंटरनेट वाज डाउन, फलाना फलाना। यू नो दैट दिस पर्सन हैज सीन इट। अब मेरी टीम्स को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है ना कि मैंने ग्रुप्स अलग अलग बनाए हुए हैं। पहले मैसेज मैं शायद एक ही स्पीड में सुनता था, व्हाट्सएप ने उसको भी तेज कर दिया है। मैं अभी बिहाइंड द कैमरा एक बात कर रहा था, मेरे टॉडलर ने एक मरतबा मैसेजेस भेज दिए ऐसे ग्रुप पे जो मैं नहीं चाह रहा था, मैंने अब उसको लॉक कर दिया उन ग्रुप्स को। तो व्हाट्सएप, और ऑब्वियसली ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आता है, वो एक नॉच आगे जाके सोच रहे होते हैं उन चीज़ों का जो कि आप तसव्वुर करेंगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए, मगर वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है। सेम एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो मार्केटिंग के डोमेन एडवर्टाइजिंग में हो, यू हैव टू यू हैव टू रियली थिंक हार्ड, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको सोचने की ज़रूरत है, एवेन्यूज़ खुद क्रिएट होते चले जाएंगे। अच्छा, अभी ऑब्वियसली आपने बात की कि इतना काम करते हैं आप। आजकल जो एक ट्रेंड बड़ा चला हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस का, ठीक है, लोग कहते हैं कि जी हमारा तो काम नहीं है ये, हम इतने से इतने बजे तक काम करेंगे, हमारी लाइफ का जो है बड़ा अफेक्ट करता है, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी इस पे, हमारी उस पे। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो you've been माशाल्लाह, you've led a great career और आप सक्सेसफुल हैं, तो व्हाट इज सक्सेस टू यू, और उसमें ये वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, किस तरह से आप मैनेज करते हैं, एंड व्हाट इज योर एडवाइस? एंड पहले सबसे पहले मैं पूछूंगा कि व्हाट इज सक्सेस टू यू, एंड देन यू कैन कोरिलेट दिस। I've risen through the ranks, that's basically, इसमें कोई वो नहीं है दो राय। मैं सक्सेस को ऐसे लेता हूँ, देखें सक्सेस जो है ना, मेरी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से सक्सेस इज़ नेवर ओन्ड। ये रेंट है जो आपको रोज़ाना पे करना है। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट हर दिन। ऐसा नहीं कि मैं पहले रहा था, मैं अब सक्सेसफुल हो गया हूँ तो मैंने अब मेहनत करनी नहीं है, मैंने हर दिन मेहनत करनी है। तो सक्सेस को आप कभी ओन नहीं कर पाएंगे, वो आपको रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए।
और वर्क लाइफ बैलेंस देखें बंदे के अपने ऊपर होता है। कोई ऐसी ऐसी जॉब नहीं बनी जो आपके लिए बिल्कुल आपके यहाँ आइडियल है। मेरे वालिद साहब कहते हैं अगर आपने ये नज़ारा देखना है तो आपने फिर ये वाला मिस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली है वर्क लाइफ बैलेंस, आप खुद ही वो करते हैं। तो मैंने इस तरह से डिवाइड किया, मैंने अपनी वेल बीइंग को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल। फिज़िकल, मैं जब सुबह उठता हूँ तो फिर मैंने अपने आप को फिज़िकल कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, चाहे वो जॉग हो, ऑब्वियसली कोई और लोग कहीं और मुल्क में रहते होंगे तो वो हाइकिंग भी करते होंगे। लाज़मी नहीं है कि आपने जिम में जाके 1 घंटा सही बात लगाना है। है। आप साइकिल चला लें, आप पुशअप लगा लें घर पे। तो एक फिजिकल वेलबींग हो गई, दूसरा मैंने अपने आप को किया हुआ मेंटल वेलबींग में। तो जब मैं सुबह अगर थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ तो फिर मैं स्क्रीन से डिटैच होके आधा घंटा अपने आप को टाइम दे लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप से बात कर सकूँ, रियलाइज़ कर सकूँ चीज़ें, कल का गुजरा, आने वाला कल कैसा होगा। इमोशनल में मैं ये करता हूँ, ऑब्वियसली मेरी वाइफ, शी हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इन माई ओवरऑल टेन्योर। उससे बातें डिस्कस कर लेना, जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आगे की प्लानिंग हो गई, तो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उनको, तो वो आपकी इमोशनल वेलबींग में आया हुआ था। तो मैंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ लोगों को भी, देखें ज़िंदगी तो आसान नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी। आपने ज़िंदगी को डील करने का आपको तरीका आना चाहिए। ज़िंदगी आसान नहीं होगी अगर आप अपने यंगस्टर्स को या बच्चों को ये सिखाएंगे ज़िंदगी, मैं उसको ये तरीका सिखा दूँ ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी आसान नहीं होगी। उसको डील करने का तरीका, बिल्कुल ऐसी। अप्रोच आपको सिखानी पड़ेगी। तो मैंने अपने आप को सिखा ली है कि मैंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस खुद ही क्रिएट करना है। ऑब्वियसली जब मैं डिफरेंट टाइम जोन्स के पे काम कर रहा होता हूँ तो मुझे एक्टिव भी रहना है। हाउएवर मैंने अपने टाइम को ना वीक्स में, डेज में या घंटों में नहीं बांटा हुआ, मैंने मिनटों के हिसाब से बांटा हुआ है। मिनटों में अगर आप डिवाइड कर देंगे ना पूरे दिन को, तो आपके पास खुद ही 25वां घंटा भी निकल आएगा और आप अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव भी बना सकते हैं। ऐसी कोई 2 या 3 एडवाइस जो थ्रू आउट योर करियर आपकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो, जो आपको लगता है आपको मिली हो? मुझे ये मिली कि हमेशा, ऑब्वियसली कुछ वालिद साहब से मिली, कुछ मेरे जो बाइकों में, अभी समझें आप, जब मैंने बाइकों में था वहाँ पे मिस्टर असफर सईद बेग मेरे, समझे मेरे रिपोर्टिंग लाइन थे। ही नोज़ हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पर्सन। वो हमेशा गाइड करते रहे। तो आपको एक तो कंसिस्टेंट हमेशा रहना है। जो मुझे एडवाइस मिली वो कंसिस्टेंसी पे मिलती रही, मेरे वालिद साहब से भी, इम्तिसाल के एंड से भी और असफर साहब के एंड से भी, कि मुझे हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, वर्क मुझे करते रहना है, मेहनत करती रहनी है और एवॉल्व रहना है। चेंज से नहीं घबराना, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। लोग रेजिस्टेंट होते हैं चेंज से कि यार मैं यहाँ आज 4 साल से था, अगर मैं यही सोच लेता कि यार मैं 4 साल सांची में गुजारा हूँ, आई हैव बीन इंजॉइंग अ वेरी गुड टाइम एट सांची, कि मैं तब सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा टाइम है और मैं मूव क्यों कर रहा हूँ। तो अगर मैं वो उस चेंज से घबरा जाता तो फिर मैं एवॉल्व नहीं होता, मैं दूसरे एवेन्यूज़ या एरिनाज जो हैं, एरिना को मैं एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लोर ही कर, नहीं कर सही पाता, बात है। मैं स्टेगनेंट ही रहता। तो आप चेंज को एम्ब्रेस करते जाएं, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। कंसिस्टेंट रहें, पंक्चुअल रहें। आप अपने आप को ना नए ट्रेंड्स के साथ अटैच रखें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हों, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से हों। और आपने हमेशा जो है ना, जो गुजरा हुआ कल है उससे आज वाला कल कोई ना कोई अपना बेस्ट वर्जन बनना है, कोई चीज़ इंप्रूव करनी है। आज जो मैं बैठा हूँ, आपके कुछ ऐसे अल्फाजों की डिलीवरी होगी जो मैंने अपने अंदर प्लग इन कर ली होगी, मुझे अच्छी लगी होगी, कुछ आपने कहा होगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया और वो जाके शायद मैं पहले यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं होती कि मैंने आपसे कुछ सीखा या मैंने छोटे बच्चे से कोई सीखा। अगर मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैंने कचरा कहीं नहीं डालना, मैंने जेब में डाल लेना है, तो मैंने अपने बच्चे को सिखाना है। तो मैंने बेस्ट वर्जन बनना है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। और यही मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप अपने आप को बस एवॉल्व रखें, टाइम आपके पास बहुत होता है। ये सिर्फ मेंटल गेम है। अगर आप अपने दिमाग को तैयार कर लेंगे ना कि यार ये चीज़ हो जाएगी, कुछ नहीं है, आराम से होती जाएगी। अगर आप उसको 3 दिन देंगे वो 3 दिन में होगी, आप 3 घंटे देंगे 3 घंटे में हो जाएगी। और कभी मुझे सबऑर्डिनेट्स आके बोलते हैं कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो काम बहुत ज़्यादा है। मैं एक सजेस्ट करता हूँ, कोई काम ज़्यादा अगर है तो कोई मसला नहीं है, आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाला रूल अप्लाई करें। जो चीज़ें अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हैं उनको आगे ले आएँ, जो इम्पॉर्टेंट थी उनको पीछे ले आएँ, Priority. प्रायोरिटाइज़ कर लें। और आप फिर खुद ही मैप कर पाएंगे। आप पीछे होके आप एकदम स्टॉर्म के अंदर चले जाएंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं किस चीज़ में हूँ। तो आप पीछे से देखेंगे, वेयर एज आप पजल के पीसेस सुकून से लगा पाएंगे, आपको पता होगा यार ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे वो होगा।
फ़ौरन ही रिएक्शन दे देना कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपने दिमाग को नेगेटिव एनर्जी इंस्टिल कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, ये कोई किताबी बात नहीं है, आपने पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, अभी नहीं 3 महीने में वो हर चीज़, आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, वो पता नहीं कैसे होगा और हर चीज़ आके कुदरत आपको उससे मिला देगी और आपकी वो चीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस से आता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये एडवाइस है जो कि मैं देना चाहता हूँ कि अपने मेंटल जो कैपेबिलिटी है उसको बड़ा स्ट्रांग रखें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फीड कराएं, पॉजिटिव ही ट्रांसमिट हो रहा होगा, चाहे आपके अपने गोल्स अचीव करने में, चाहे वो लोगों से मुलाकात कहते हैं ना, द करने में। ओनली थिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक इज यू। तो इफ यू वांट टू टेक अ स्टेप नाउ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो। आई मीन, इट्स योर लाइफ, इट्स यू हैव द कंट्रोल। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि यार मेरी कंपनी ऐसी है, मेरे लोग ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोला कि यार मेरी कंपनी तो मुझे करने, मैंने कहा तो तुम अपना काम तो बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा तुम्हारे पास ठीक है कि वो बोरिंग हो गया, तो मैंने कहा कोई और काम, उसी कंपनी में और भी तो लोग काम करेंगे, वो सीख लो। अब तुम्हारा बॉस क्या करता है, मैंने कहा तुम्हें अपनी बॉस की पोजीशन पे जाना है तो बॉस का काम सीखो। मैंने कहा 4-5 महीने तुम जब उसका सीख रहे हो, वो कहेगा यार ये चलो 4 चीज़ें तो ये कर देता है, वो तुम्हें खुद ब खुद देना शुरू कर देगा। एंड देन ऑटोमेटिकली ही बी थिंकिंग कि यार ये नेक्स्ट इसको मैं कहाँ प्रमोट करूँ, अब तो इसको 6 चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। तो अगर आपको 10 चीज़ें आती हैं तो 4 चीज़ें और सीख लें, फिर 4 और सीख लें। तो ऑटोमेटिकली जब आप खुद इवॉल्व होंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आता है आपको, आपकी लर्निंग बढ़ रही होती है, एंड ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को भी नज़र आ रहा होता है कि यार ये तो बड़ा मेहनत कर रहा है। और वही ना, तो लोगों को होता है कि यार बॉस का बड़ा चापलूसी करता है, ये तो मक्खन लगाता है, इस वजह से आगे चला। ये नहीं, ही सम पीपल आर एक्चुअली close to their superior या bosses not because they want to be close to them, is because they want to learn. तो अगर आपकी अप्रोच सही है तो ऑटोमेटिकली आप आगे जाएंगे। एंड योर बॉस ऑलवेज नोज कि कौन चापलूसी कर रहा है, कौन, वो शायद बोलेगा किसी को नहीं, मगर उसको हमेशा पता हो कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और कौन मुझे टोपियां करा रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। सो वही बात है, लर्निंग आई थिंक। और आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इंसान के लिए, मतलब एक बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू होनी चाहिए, और एंड ऑफ लाइफ जब तक वो जिंदा है, तो वर्च्यू ऑफ लाइफ यही होना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग। And sometimes we think, oh, it's so easy to say. I think we've all been when we're in a, at a low point in ourselves, हाँ ये तो ऐसे ही कह रहे हैं. But मतलब if we stick to it, then maybe we can manifest that reality. You ऐसा ही certainly है। have. इवन मैं अभी भी अगर किसी को यही बात बताऊंगा तो लोग शायद उसके अंदर से भी वो पॉइंट पिक कर लेते हैं कि यार नहीं ये तो नहीं हो सकती। वेयर एज अगर आप ट्राई कर लेंगे ना, इंसान की बॉडी, हम यहाँ पे भी बैठे हुए होंगे अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, मेंटली भी और फिजिकली भी, अगर हम कनाडा भी चले जाएंगे ना, आप -50 में भी रह लेंगे, तो आप अचीव और हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो सुबह अगर आप कोशिश करेंगे यार मैंने 7 बजे उठना है, आप शुरू के 10 दिन या 15 दिन भी उठ गए ना, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपकी आँख खुद खुलने लग जाएगी, तो वो खुद ही चीज़ें आपकी उसी तरह से ड्राइव होने लग जाएंगी। वी वर डिस्कसिंग द 80-20 रूल, इसके बारे में आप कुछ बताएं। 80-20 रूल ये है, देखें अगर आप रियलाइज़ कर लेना कि आपका जो 80% ऑफ द आउटकम जो है वो 20% ऐसी आपके, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैप कर पाएंगे और अपने एफर्ट्स उसी जगह पुट करेंगे। वेयर एज हम अदर वे राउंड प्ले कर रहे होते हैं, हम जहाँ से हमारे 20% चीज़ें जनरेट होनी है, 80% के अंदर से हम उस 80% पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो आम जिंदगी में आपके रिलेशनशिप हों, वो दोस्त यार हों, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे वो सोच हो, वो अप्रोच हो। तो आपको ये बड़ा डिवाइड करने की ज़रूरत है। 80-20 रूल आप जाएंगे तो आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले वो आ जाएगा, इतना फेमस रूल है, मगर हम उससे अवेयर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। सेम ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाली फ़िलॉसफी, जो यंग ब्लड होता है वो हर चीज़ को बस अर्जेंट इंपॉर्टेंट लेके वो बोलेगा मेरे पास तो काम का इतना ज़्यादा लोड है, वो उस तरह से प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते। अच्छा, आपका एफिलिएशन बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ों में भी रही है, अवार्ड्स में, डिफरेंट ज्यूरीज में, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हट के मैं एसोसिएटेड रहा अल्हम्दुलिल्लाह विद ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बॉडीज़ एज अ जूरी मेंबर। उनके जूरी पैनल जूरी पैनल में मेरी एसोसिएशन भी रही, मैं रिप्रेजेंट करता रहा। इवन मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वॉक अवार्ड्स में, विच इज़ वन ऑफ द ग्लोबल एंड बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग बॉडी।
मैंने ड्रम अवार्ड्स के अंदर किया, जहाँ पे मुझे ऑब्वियसली जब आप ग्लोबल स्केल पे बात करते हैं तो फिर आपको वहाँ उस तरह के लाइक माइंडेड पीपल के अंदर जो ग्लोबल सोच रहे हैं, फॉर इंस्टेंस नेशनल ज्योग्राफिक के क्रिएटिव डायरेक्टर, बीबीसी के क्रिएटिव डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे। आप उनसे बात करते हैं कैसे दुनिया एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग की इवॉल्व कर रही है, ग्लोबल मार्केटिंग केसेस किस तरह से लिखे जाते हैं, आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं उसके अलावा यहाँ पे एफीस के भी, विच इज़ अगेन अ ग्लोबल बॉडी, पाकिस्तान चैप्टर के अंदर उनके एसोसिएटेड रहा एज अ जूरी मेंबर। मैं इस साल भी उनका जूरी मेंबर हूँ, टू रिप्रेजेंट माय कंपनी, टू नेटवर्क विद द पीपल ऑफ लाइक जो सारे के सारे मार्केटर, सी लेवल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कह सकते हैं आप उनको। So on that note, we'd like to thank you for coming. बहुत मज़ा आया. I think बहुत ही मज़े की conversation हुई and we got to learn a lot. I'm sure जो people watching out there उनको भी बहुत सारे questions होंगे जो answer हो गए and जिनके बारे में वो सोचते हैं. Anybody looking to get into advertising, I think बहुत अच्छी advice दी आपने. Lifestyle के बारे में भी कैसे गुजार सकते हैं and generally work ethic क्या होना चाहिए आपका to be successful. And this is what the podcast is all about, unboxing success. So I hope everybody watching liked it. And we will see you next time. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.